नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूपीपीसीएस की पॉलिटी पीवाईक्यू की लेक्चर सीरीज़ में। और इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम करेंगे 2001 की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के पॉलिटी के पीवाईक्यूज़, शासन एवं राज्य व्यवस्था के पिछले साल के प्रश्न। इस सीरीज़ में हम 1991 से 2000 तक के सारे पीवाईक्यूज़ कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 71 में मैच करना है। किसे मैच करना है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब चलिए देखते हैं इसे क्या मैच करना है। इस क्वेश्चन में आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उनके सब्जेक्ट मैटर दिए हुए हैं। अनुच्छेदों को उनके विषय के साथ मैच करना है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। और आर्टिकल 40 में ये लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांव पंचायत का गठन। और आर्टिकल 40 के विषय में ये भी याद रखना है कि ये गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उस पर पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अथवा डीपीएसपीस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ गांधीयन हैं और कुछ लिबरल हैं, मतलब उदारवादी हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क से रिलेटेड है। बी का आंसर 2 होगा। सी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैच्ड है, समान नागरिक संहिता से। और अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है आर्टिकल 48 जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से मैच होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने ये देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें मैच करने को दिया हुआ है। अब इस सवाल से हमें सीख क्या मिलती है? इस सवाल से हमें ये सीख मिलती है कि बाकी जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो हमें याद होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 50 में क्या दिया हुआ है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आर्टिकल 50 में दिया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 51 में दिया हुआ है रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका सम्मान करना। तो इस तरह से आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 तक जो भी इम्पोर्टेंट टीपीएसपीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन पहला जो हमने पॉलिटी का किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन 3 या 4 साल पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद 1996 या 1997 का पेपर था, जिसमें सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। वर्ड्स अलग थे लेकिन क्वेश्चन सेम था। और सेम क्वेश्चन फिर 2001 में भी रिपीट हो गया। और जब हम आगे इस सीरीज़ को करेंगे तो देखेंगे 2025 तक ये क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो जिन लोगों ने ये सीरीज़ देखी है उन्हें तो इसका आंसर पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड का मेंशन हुआ है उसके साथ साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिड्यूस किया, मतलब कि ये मतलब निकाला कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और यही हिंदी में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसमें 4 ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या देता है? समानता का अधिकार। तो समान कार्य के लिए समान वर्क समानता हुई कि नहीं हुई? और अगर ये समानता हुई
तो आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है वो इसमें होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। जो ऑप्शन नंबर बी है, आर्टिकल 15, वो क्या देता है? वो देता है रिजर्वेशन, आरक्षण। तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात इस आर्टिकल में नहीं होती। लेकिन जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, समान अवसर देना है नौकरियों में। तो समान अवसर कब मिलेगा? जब समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। तो आर्टिकल 15 तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 16 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सोशलिस्ट वर्ड के साथ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 दोनों। और इसके साथ में अनुच्छेद 39D में ये नीति निर्देशक तत्व भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इस क्वेश्चन में इतनी बातें हमें याद रखनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में उस वक्त के राजनीतिक हालात की वजह से पूछा गया था, क्योंकि सन 2001 का ये पेपर है और उस वक्त देश में एनडीए की अलायंस गवर्नमेंट थी, कोआलिशन गवर्नमेंट थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी शायद 23 या 24 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे। तो उसी वजह से ये सवाल पूछा गया था। एजर्शन था कि इंडिया गवर्नमेंट डज नॉट लाइक डिस्कशन इन लोकसभा अंडर रूल 184। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। तो इसके लिए हमें लोकसभा का नियम 184 पता होना चाहिए। तो लोकसभा में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को क्या कहते हैं? उन रूल्स को कहते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो जो रूल 184 है जिसकी यहाँ पर बात हुई है, उस रूल में क्या होता है कि पहले वाद विवाद होगा, संसद लोकसभा में बहस होगी और फिर बहस के बाद मतदान भी होगा। और अगर सरकार मतदान में पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए एनडीए गवर्नमेंट नियम 184 के तहत लोकसभा में डिस्कशन नहीं चाहती। तो कथन तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इन्होंने इसका रीजन क्या देने की कोशिश करी है। इसका रीजन ये दे रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द मोशन। इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है, यही कारण है सरकार मतदान नहीं कराना चाहती। तो कारण भी सही है और एजर्शन भी सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब तो अगर सरकार नियम 184 के तहत बहस नहीं करना चाहती लोकसभा में, क्योंकि उसमें बहस के बाद मतदान भी होता है, तो सरकार कौन से नियम से बहस करना चाहती है ये भी आपको याद रखना है। वो नियम है नियम 193। नियम 193 जो लोकसभा का है उसके तहत सरकार बहस करना चाहती है, क्योंकि इसमें नियम 193 के तहत सिर्फ वाद विवाद होगा, सिर्फ लोकसभा में बहस होगी, सांसद बहस करेंगे, लेकिन बहस के बाद कोई मतदान नहीं होगा। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं आएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि 193 के तहत बहस हो, 184 के तहत बहस ना हो। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसे याद रखना है। क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है ये फिर से एग्जाम में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब क्वेश्चन नंबर 74 में ये बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इन द स्टेट लिस्ट, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो पहला ऑप्शन है रेलवे पुलिस, सेकंड ऑप्शन है कॉरपोरेशन टैक्स या निगमीय कर, थर्ड ऑप्शन है सेंसस या जनगणना, और फोर्थ ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो काफ़ी आसान सवाल है और आप में से अधिकतर लोगों को आता होगा कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, तो चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें इकोनॉमिक प्लानिंग भी करती हैं। उत्तर प्रदेश में जो वित्त मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत करते हैं, और जो देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो देश का बजट प्रस्तुत करती हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग देश में भारत सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। मतलब ये समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। तो ये राज्य सूची में नहीं हो सकता क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी है सेंसस या जनगणना। तो अभी हमें पता ही है कि सेंसस 22 मई से स्टार्ट है और भारत सरकार सेंसस कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। तो ये केंद्र सूची का विषय है। हमसे पूछा किस सूची का गया है? राज्य सूची का पूछा गया है, स्टेट लिस्ट का पूछा गया है। तो क्योंकि सेंसस केंद्र सूची का है, यूनियन लिस्ट का है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है कॉरपोरेशन टैक्स। तो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि कॉरपोरेशन टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, निगमीय कर। और अगर कॉरपोरेशन टैक्स केंद्र सरकार लगाती है तो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। और जो रेलवे पुलिस है ये है हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि रेलवे पुलिस किसके अंतर्गत आता है? रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं या 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो 7th शेड्यूल है उसमें ये लिस्ट दी हुई है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं, जो अवशिष्ट विषय हैं, वो भी उन केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और उस पर भी सिर्फ देश की संसद ही कानून बना सकती है, राज्य की विधानसभाएं कानून नहीं बना सकती रेजिडरी सब्जेक्ट्स पर। और तो इतना हमें इस क्वेश्चन में याद रखना था, क्वेश्चन नंबर 74 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, और क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, इज मेनली कंसर्न्ड विद, का मुख्य संबंध होता है, और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। सेकेंड ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से। थर्ड ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विकास परियोजना के निर्माण से। और चौथा ऑप्शन है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त को किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि देश में योजना आयोग था उस समय, प्लानिंग कमीशन जिसे कहते थे, और वो 5 ईयर प्लान्स बनाता था। तो उन 5 ईयर प्लान्स के अप्रूवल के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम ये होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। लेकिन जब देश में 2014 में सरकार बदली तो प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया और एक नया इंस्टीट्यूशन लाए। उस इंस्टीट्यूशन का नाम था नीति आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन को हटा के लाया गया था। और अब देश में सभी योजनाओं को बनाने का कार्य कौन करता है?
नीति आयोग करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2015 से। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 75 से थी जो कि हमें याद रखनी थी और कभी भी हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। मैं फालतू का कुछ नहीं बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में काम का होगा वही चीज़ें बताऊंगा बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इनफैक्ट जो टॉपर्स होंगे वो भी ये क्वेश्चन हो सकता है सही ना कर पाएँ, लेकिन हम तो PYQs पढ़ के जाएंगे तो हम क्यों गलत करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 31, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 132, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 132 रेड विद आर्टिकल 134A एंड फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 133 रेड विद आर्टिकल 134A। तो इस क्वेश्चन में ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक सवाल है और इसमें हमें याद रखना है कि जो आर्टिकल 132 है उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया इन कॉन्स्टिट्यूशनल केस तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और आर्टिकल 134A में क्या है? 134 कैपिटल ए में 134A में है कि जब हाई कोर्ट बोल देता है कि इसमें कोई गहन संवैधानिक विषय या कोई डीप कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल इन्वॉल्व है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 132 एंड 134 कैपिटल ए, जो कि अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार कैसे मामलों में? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, संवैधानिक मामलों में, संवैधानिक विवाद में देते हैं। तो याद रखना है आर्टिकल 132 एंड आर्टिकल 134 कैपिटल ए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो उसे 132 के अंतर्गत अपील कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट ये बोल दे कि इसमें इंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है, कोई गहन संवैधानिक पहलू सम्मिलित है, तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आगे के क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के चालू हैं। तो हमने 2001 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, शासन एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे, उन सबको कंप्लीट किया। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो 1991 से प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले लेक्चर में हम करेंगे सन 2002 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, UPPCS के एग्ज़ाम के। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।